हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रथम पेपर की 10वीं यूनिट में आपको पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ाया था। उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह मैं आज आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें आयोग की स्वतंत्रता के बारे में मतलब ये हुआ कि हमारे जो भारत में संघ लोक सेवा आयोग है, उस संघ लोक सेवा आयोग की कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें आयोग की जो स्वतंत्रताएं होती है, तो पहली स्वतंत्रता तो उसकी यह होती है कि आयोग का जो अध्यक्ष है एवं जो सदस्य होते हैं, तो राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही इन्हें हटा सकते हैं। हमारे राष्ट्रपति अध्यक्ष को और सदस्य को नियुक्त तो करते हैं, परंतु संविधान में जो प्रक्रिया है उसी आधार पर इन्हें हटा सकते हैं। अब ये आधार क्या है, कैसे इन्हें हटाया जाएगा? तो संविधान में प्रावधान है कि अगर सिद्ध कदाचार और असमर्थता अगर उसमें ये पाए जाते हैं तो इनको हटाया जाएगा। मतलब ये हुआ आधार इनको हटाने का। और प्रक्रिया क्या होगी? तो हमारे राष्ट्रपति इस मामले को जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजते हैं और सर्वोच्च न्यायालय जांच के बाद ये बता देते हैं कि जो अध्यक्ष और सदस्य हैं ये दोषी हैं, इनको हटा दिया जाना चाहिए। तो फिर हमारे राष्ट्रपति इन्हें हटा देते हैं और राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें हमारे भारत में राष्ट्रपति ही तय करते हैं। लेकिन जब पदभार ग्रहण कर लेते हैं ये, तो पदभार ग्रहण करने के बाद में इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आ रहा समझ में? तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे भारत के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की और इनके बाद सेवा शर्तों को तय करते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक बार जब इन्हें अपॉइंट कर लिया जाता है तो इनके अपॉइंटमेंट के बाद में, इनकी नियुक्ति के बाद में इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन या ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिनसे इनको आर्थिक नुकसान हो। फिर इसके बाद में तीसरी स्वतंत्रता यह है कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन ये सभी खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अब यहाँ पर जो संचित निधि शब्द आया है, इस संचित निधि का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये होता है कि इस पर संसद में चर्चा हो सकती है लेकिन इस पर मतदान नहीं हो सकता। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में इस संचित निधि का प्रावधान किया गया है। तो कुछ अनुच्छेद आपको याद रखना होगा इन निधियों से संबंधित, जैसा अनुच्छेद 265 में प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का प्रावधान है और अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है और 267 में कंसोलिडेटेड ये इमरजेंसी फंड या फिर इसको हम कहते हैं आपातकालीन निधि या आकस्मिकता निधि का प्रावधान उसमें किया गया है। तो ये तीनों अनुच्छेद आपको याद रखना होगा। तो फिर से याद रखिएगा, फिर से मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 265 में प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का प्रावधान है। इसका मतलब ये है कि संसद की अनुमति के बिना 1 रुपया न तो निकाला जाएगा और न ही खर्च किया जाएगा। ये होता है अनुच्छेद 265 में प्रावधान। 266 में संचित निधि का प्रावधान है, जिसका मतलब यह हुआ कि हमारे भारत में संसद में इस निधि पर चर्चा हो सकती है लेकिन मतदान नहीं हो सकता। ऐसे संचित निधि पर हमारे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन इसी पर भारित होते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 267 उसमें लिखा हुआ है आकस्मिकता निधि के बारे में प्रावधान है। मतलब ये हुआ कि हमारे देश में कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाए जिस समय सरकार को पैसे की आवश्यकता हो तो उस निधि का उपयोग सरकार कर सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर निधियों के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके बाद में अगला इसमें स्वतंत्रता का प्रावधान ये होता है कि सेवानिवृत्ति के बाद, मतलब जब ये आयोग के अध्यक्ष और सदस्य रिटायर हो जाते हैं तो इनके रिटायरमेंट के बाद में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रिटायर हो जाते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, तो रिटायरमेंट के बाद में हमारी भारत सरकार के अधीन और राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में आयोग के जो सदस्य होते हैं, तो आयोग के सदस्य को इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त
किया जा सकता है, परंतु वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको याद रखना होगा कि आयोग का जो सदस्य है, तो आयोग के सदस्य को इस आयोग मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अथवा किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में उसे नियुक्त कर सकते हैं, परंतु वह भारत सरकार का या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला जाता है इसमें कि जो अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष या सदस्य को राज्यपाल या अन्य किसी संवैधानिक पद पर इनकी नियुक्ति की जा सकती है, क्योंकि ऐसे पद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नहीं होते। फिर इसके बाद में जो संघ लोक सेवा आयोग है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को उसी पद पर फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता, मतलब पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, ये इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं, जैसे मान लो कि अभी वर्तमान में जैसे डॉक्टर मनोज सोनी, ये हमारे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और ये रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद में अगर ये कहा जाए कि ये फिर से इस आयोग के अध्यक्ष बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर अगर कोई सदस्य है संघ लोक सेवा आयोग का और उसका कार्यकाल पूरा हो गया, तो फिर अगर कहा जाए कि इसको फिर से सदस्य के रूप में नियुक्त कर लिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि सदस्य अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला आ जाता है आयोग के कार्य। जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, इसके कुछ कार्यों का प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 320 में किया गया है। अब अनुच्छेद 320 में क्या क्या प्रावधान है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो अनुच्छेद 321 संसद कार्यों की सूची में कुछ नए कार्यों को भी जोड़ सकती है। आ रहा समझ में? तो वैसे हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 320 है, तो अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है, और अगर हमारे संसद ये चाहें कि संघ लोक सेवा आयोग के और भी दूसरे कार्य होने चाहिए, तो उन कार्यों को जोड़ सकती है। यह अनुच्छेद 321 में लिखा है। 320 में कार्य का प्रावधान है और 321 में इनके कार्यों की सूची का वर्णन है, और इसके बाद में इन कार्यों में दूसरे कार्यों को जोड़ सकती है। तो अगर नए कार्यों को जोड़ेगी तो ये अनुच्छेद 321 में है, बाकी अनुच्छेद 320 में कार्यों का वर्णन है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में आयोग मतलब संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को दो भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा है कि आयोग के कार्यों को दो भागों में बांटा जाता है, तो ये किस में वर्णन है? 320 में। ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में कौन कौन से कार्य हैं, तो एक होता है सामान्य कार्य और दूसरा होता है सलाहकारी कार्य। ये दो कार्यों का वर्णन इसमें किया गया है। अब पहला होता है सामान्य कार्य। अब सामान्य कार्य का मतलब ये हो जाता है कि यह केंद्रीय सेवाओं का कविकरण है। मतलब ये कि जितनी भी सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, उसमें जितने भी ऑफिसर्स को रिक्रूट करना है, तो उनको सबको भर्ती करने का काम हमारा संघ लोक सेवा आयोग ही करता है। इसके बाद में फिर इसी के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही केंद्रीय सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखा होगा कि हमारे भारत में जो केंद्रीय सेवाएं हैं, इन सभी की भर्ती कौन करता है? हमारा यूपीएससी करता है। जैसे आपने देखा होगा कि भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय मेडिकल या इंडियन मेडिकल सर्विस, इसके बाद में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, और भी जो तमाम सर्विसेज हैं, तो इन सभी सर्विसेज की भर्ती कौन करता है? हमारा संघ लोक सेवा आयोग। और इसके बाद में इनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करना है, तो इनके लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन भी हमारा यूपीएससी ही करता है। तो ये आपको सब याद रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर दूसरा इसका सामान्य कार्य यह है कि जब हमारे भारत में दो या दो से अधिक राज्य मिलकर संघ लोक सेवा आयोग से किसी भी सेवा में संयुक्त भर्ती के लिए योजना बनाने या उसका संचालन करने के लिए आग्रह करें, या उनसे फिर ये विनती करें या विनय करें, ठीक है, या अनुरोध करें, तो ऐसी स्थिति में हमारा संघ लोक सेवा आयोग संयुक्त भर्ती की योजना और प्रवर्तन में उसकी सहायता करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर संघ लोक सेवा आयोग को ये कहे कि हमारे इन राज्यों की परीक्षा भी आप ही आयोजित कीजिए, तो हमारा संघ लोक सेवा आयोग उनकी परीक्षा का आयोजन करेगा। 2-3 राज्यों की इकट्ठी भर्ती ये हमारा संघ लोक सेवा आयोग ही करेगा। ठीक है, तो ये भी इसका सामान्य कार्य है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि भारत में सिविल सेवकों की भर्ती का कार्य भी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही की जाती है।
अब ये कैसे, तो हमारे भारत में अपन देखते हैं कि जो सिविल सेवक होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, जैसे IAS होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, तो इनकी भर्ती भी हमारा संघ लोक सेवा आयोग ही करता है। फिर इसके बाद में जो अखिल भारतीय प्रतियोगिता होती है या अखिल भारतीय सेवा होती है, तो अखिल भारतीय सेवाओं की प्रतियोगिता का आयोजन भी संघ लोक सेवा आयोग ही करता है। तो अखिल भारतीय सेवाएं हमारे भारत में कौन कौन सी हैं, तो अखिल भारतीय सेवाएं हमारे भारत में 3 सेवाएं हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। एक होती है IAS, जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इसके बाद में IPS होती है और IFS होती है। ये 3 सर्विसेज हमारे भारत में अखिल भारतीय सेवाएं होती है या ऑल इंडिया सर्विसेज होती है। इसका मतलब क्या होगा, अब एक ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब एक अखिल भारतीय सेवा होती है और दूसरी केंद्रीय सेवा होती है। अब अखिल भारतीय सेवा का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, तो ये सर्विसेज के ऑफिसर्स को किसी भी राज्य में कभी भी भेजा जा सकता है, कभी भी इनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिर इसके बाद में ऐसे IPS होता है, इंडियन पुलिस सर्विस होती है, तो इसके ऑफिसर्स को भी किसी भी समय किसी भी राज्य में भेजा जा सकता है, इनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिर इसके बाद में IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, इसके ऑफिसर्स को भी किसी भी समय किसी भी राज्य में भेजा जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बाकी जो केंद्रीय सेवा के अधिकारी होते हैं, जैसे जो भारतीय रेलवे सेवा होती है, भारतीय डाक सेवा होती है, इसके बाद भारतीय नमक सेवा होती है, तो इनको जब किसी भी कैडर में भेजा जाता है, कैडर का मतलब होता है संवर्ग, तो इन सेवा के अधिकारियों को जब कोई भी कैडर मिल जाता है तो उसी राज्य में इन्हें काम करना होता है। ये केंद्रीय सेवा वालों के लिए रूल होता है। बाकी जो अखिल भारतीय सेवा वाले हैं, अखिल भारतीय सेवा या ऑल इंडिया सर्विसेज वाले ऑफिसर्स होते हैं, ये जो 3 सर्विसेज होते हैं, इनके सर्विसेज के ऑफिसर्स को कहीं पर भी भेजा जा सकता है। तो इनकी परीक्षा का आयोजन भी कौन करता है, तो इनकी परीक्षा का आयोजन भी हमारा संघ लोक सेवा आयोग ही करता है, जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर दूसरा काम होता है इसका सलाहकारी कार्य। संघ लोक सेवा आयोग का दूसरा कार्य है सलाहकारी कार्य। अब सलाहकारी कार्य के अंतर्गत ये कौन कौन से काम करता है, तो देखिए इसमें सबसे पहला है कि सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में पदोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में इनका स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में कार्य करना। तो ये क्या करता है हमारा लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। और इस संघ लोक सेवा आयोग का सलाहकारी कार्य में पहला काम ये है कि जो सिविल सेवाएं होती हैं और सिविल सेवा और जितने भी केंद्रीय पद होते हैं, तो इनकी नियुक्ति करने में, इसके बाद पदोन्नति करने में, एक सेवा से दूसरी सेवा में उनका ट्रांसफ़र करने के लिए, इसमें भी हमारा आयोग सिफारिश करता है या सलाह देता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है दूसरा काम कि ऐसा कोई अनुशासनिक मामला हो या प्रकरण हो जिनसे हमारी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सिविल सेवा में सेवारत कोई भी व्यक्ति प्रभावित होता है, जैसे निंदा, वेतन वृद्धि, पदोन्नति से इनकार या निलंबन, इन संबंधों में भी हमारा संघ लोक सेवा आयोग सलाह देता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि हमारे भारत में जो संघ लोक सेवा आयोग है, तो इसका अगला काम यह है कि अपने कर्तव्यों के निष्पादन के तहत उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाइयों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा खर्च की गई अदायगी का दावा करना। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अधिकारी जब काम करता है, नौकरी पर रहता है या फील्ड वर्क में रहता है, तो जब भी इसे किसी प्रकार का कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए, उसका खर्चा उठाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए भी ये आयोग सिफारिश करता है। आ रहा समझ में। इसके बाद में सिविल सेवाओं और पदों के लिए भर्ती से संबंधित विषयों पर सलाह देना। तो मान लीजिए कि समय के साथ अगर परिवर्तन करना हो, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे भारत में यूपीएससी 2013 से पहले क्या कर रहा था, तो 2013 से पहले हमारे भारत में यूपीएससी के द्वारा जो सब्जेक्ट होते थे, सब्जेक्ट के आधार पर एग्ज़ाम ली जाती थी। मतलब जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होता था उसमें कोई भी एक सब्जेक्ट आपको रखना पड़ता था और एक जीएस का पेपर होता था। फिर इसके बाद में एप्टीट्यूड का पेपर शुरू किया गया। तो जो एप्टीट्यूड का पेपर शुरू किया गया है, तो ये इसकी भी शुरुआत के लिए किसने सिफारिश किया था, ये सलाह किसने दिया था, तो यूपीएससी ने हमारी सरकार को कहा कि ये शुरू किया जाना चाहिए, एप्टीट्यूड इसमें शुरू किया जाना चाहिए, या फिर और कोई इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए, या और कुछ सुधार होना चाहिए। तो ये सभी सलाह हमारा आयोग देता है सरकार को, और सरकार जब इसको लागू कर देती है तो फिर हमारा आयोग प्रतिवर्ष एग्ज़ाम उसी आधार पर लेगा। तो जो सिविल सेवाएं होती हैं और पद होते हैं, तो इन पदों के लिए भर्ती से संबंधित अगर
या फिर कोई विषय होते हैं उस पर संबंधित कोई भी सलाह देना हो तो हमारा आयोग देता है। अब अगला देखिए फ्रेंड, इसमें अगला कार्य क्या है संघ लोक सेवा आयोग का? तो अगला कार्य यह है कि सिविल सेवाओं और पदों के लिए भर्ती से संबंधित विषयों पर सलाह देना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिविल सेवा होती है तो सिविल सेवा और पदों के लिए जो भर्ती संबंधी अगर कोई विषय है तो उसके संबंध में यह आयोग सलाह देता है, जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी भी अधिकारी को या किसी व्यक्ति को कोई नुकसान होता है, कोई क्षति होती है, तो उसको लेकर पेंशन का दावा करना और उसका निर्धारण करना, इससे संबंधित कार्य भी हमारा आयोग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी व्यक्ति जब अपने अधिकारी के पद पर रहते हुए कार्य करता है और उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाता है या चोट लग जाती है या घायल हो जाता है तो उसके संबंध में उसको भत्ते दिलाने की भी सिफारिश यह आयोग करता है। और इसके बाद में पेंशन दिलाने संबंध भी सिफारिश यही आयोग हमारा करता है। फिर इसके बाद में अगला कार्य इसका यह है कि अल्पकालीन मतलब 1 वर्ष से अधिक तक नियुक्ति के नियमितीकरण से संबंधित विषय, तो अल्पकालीन नियुक्तियों के नियमितीकरण से संबंधित अगर कोई विषय है तो उसमें भी यह सलाह देता है। इसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए एवं अन्य किसी भी मामले में यह परामर्श देता है। तो हमारे राष्ट्रपति अगर आयोग से कुछ सलाह मांगते हैं तो हमारा आयोग राष्ट्रपति को ऐसी सलाह देते हैं या ऐसा परामर्श राष्ट्रपति को देता है। इसके बाद में इसमें हम देखते हैं कि हमारा आयोग प्रतिवर्ष एक प्रतिवेदन इसका तैयार करता है और यह प्रतिवेदन या यह रिपोर्ट हमारे राष्ट्रपति को आयोग देता है। तो ये भी इसका कार्य होता है जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला काम क्या है इसका? तो अगला काम होता है कि सेवा के विस्तार एवं कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों की फिर से नियुक्ति से संबंध में अगर कोई मामला है तो उस पर भी ये सलाह देता है हमारा आयोग। तो ये इसके कुछ सामान्य कार्य हैं जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे जो भी परीक्षा है तो परीक्षा का आयोजन करना, परीक्षा की तिथि घोषित करना, परीक्षा के परिणाम घोषित करना, इसके बाद में जिन अभ्यर्थियों को या जिन कैंडिडेट्स को इसने चयन किया है, जिनका सिलेक्शन किया है, इनकी सिलेक्शन की लिस्ट हमारे राष्ट्रपति तक पहुंचाना या राष्ट्रपति को देना। तो ये सारे कार्य करता है हमारा आयोग। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब अगला देखिए फ्रेंड, इसमें कि जो संघ लोक सेवा आयोग होता है तो आयोग के कार्य संबंधी कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई है। तो कौन कौन सी सीमाएं होती है? तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग होता है तो संघ लोक सेवा आयोग कुछ विषयों से संबंधित या आयोग के जो कार्य हैं ये भी कुछ सीमित होते हैं। मतलब आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर है, तो ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं और किन मामलों में आयोग से सलाह नहीं ली जाती? तो देखिए इसमें कुछ ऐसे मामलों में पहला पॉइंट आ जाता है कि कोई भी सेवाएं, तो सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के दावों को ध्यान में रखना है। तो ऐसे मामलों पर, ऐसे विषयों पर आयोग से सलाह नहीं ली जाती है। फिर इसके बाद में आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता या उच्च राजनयिक पद हो या ग्रुप सी और ग्रुप डी सेवाओं के जो अधिकतर पद होते हैं उनके चयन से संबंधित जितने भी मामले होते हैं इनसे संबंधित हमारे आयोग से कोई सलाह नहीं ली जाती। आ रहा समझो सबको? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि हमारे राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा और विषय को हटा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे राष्ट्रपति जब संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी भी पद या किसी भी सेवा या विषय, ठीक है, इससे संबंधित अगर कोई भी मामला है तो हमारे राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं और इसमें हमारे संघ लोक सेवा आयोग से कोई जानकारी या कोई भी सलाह नहीं ली जाती। आ रहा समझ में? तो हमारे राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग का जो भी दायरा है उसके संबंध में जैसे कोई पद है उसको हटाना हो या कोई सेवा है उसे हटाना है या फिर अगर और कोई ऐसा विषय है जिसको हटाना है तो हमारे राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग से नहीं पूछते हैं। इसके बाद में अगला आ जाता है कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत हमारे राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा के पद के संबंध में कोई भी अगर नियम बनाना है तो हमारे राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग से नहीं पूछते हैं। इसके बाद में अगला आ जाता है कि पिछड़ी जो जातियां होती हैं
उनकी नियुक्तियों में आरक्षण का अगर कोई मामला है, मतलब जो पिछड़ी जातियां होती है हमारे भारत में, इन्हें आरक्षण देना है, रिजर्वेशन इन्हें देना है या नहीं देना है, इसके संबंध में भी हमारे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों से हमारे राष्ट्रपति कभी सलाह नहीं लेते। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि किसी भी पद के लिए, ठीक है, तो किसी भी पद के लिए अस्थायी नियुक्तियां करना है, और अगर वह व्यक्ति 1 वर्ष से कम के लिए पद धारण करता है तो ऐसे मामले में भी हमारे आयोग से, मतलब संघ लोक सेवा आयोग से हमारे राष्ट्रपति नहीं पूछते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे संघ लोक सेवा आयोग के कार्य करने की सीमाएं होती है जो आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद में अगला आ जाता है रिपोर्ट या प्रतिवेदन। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 में ये रिपोर्ट का प्रावधान किया गया है या प्रतिवेदन का प्रावधान है। अब हमारा संघ लोक सेवा आयोग जो वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है, वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करता है, तो संघ लोक सेवा आयोग यह रिपोर्ट या यह प्रतिवेदन हमारे राष्ट्रपति को देते हैं। और जो राज्यों के लोक सेवा आयोग होते हैं, तो राज्यों के लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट या अपना प्रतिवेदन किसे देंगे, ये राज्यों के राज्यपाल को देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं कि हमारा संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष एक प्रतिवेदन दे। तो हमारा संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि प्रतिवर्ष यह आयोग जितने भी काम करेगा, जो भी आयोग काम करेगा, इस सभी के संबंध में इन सभी कार्यों का वर्णन या इन सभी कार्यों से संबंधित एक प्रतिवेदन हमारा आयोग तैयार करेगा और यह प्रतिवेदन या यह रिपोर्ट हमारे राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को, इस प्रतिवेदन को संसद में रखवाएंगे। आ रहा समझ में फ्रेंड? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को क्या करेंगे, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं या राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को, इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाते हैं। अब और जहां आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई है वहां अस्वीकृति के कारणों को भी स्पष्ट करने वाला ज्ञापन रखवाएगा। मतलब हमारे राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि आयोग ने जो सलाह दी है तो किन किन सलाह को हमारे राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं और किन किन सलाह को स्वीकार नहीं करते हैं, इसके बारे में भी लिखा जाता है। तो जिन सिफारिशों को, जिन सलाह को स्वीकार नहीं किया गया है वहां पर क्यों स्वीकार नहीं किया है, इसके कारण भी स्पष्ट कर दिया जाता है। आ रहा समझ में फ्रेंड? तो हमारे राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को, आयोग के द्वारा दी गई रिपोर्ट को संसद में पेश करते हैं और संसद में इस रिपोर्ट पर चर्चा होती है। आ रहा समझ में सबको? तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी पदाधिकारी होते हैं, इन सभी पदाधिकारियों की जो चयनित लिस्ट होती है या सिलेक्शन की जो लिस्ट होती है, ये लिस्ट तैयार कौन करेगा? आप हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कि संघ लोक सेवा आयोग जो वैकेंसी निकालता है, जैसे IAS, IPS और IFS जितनी वैकेंसीज निकालता है, जितने पदों की भर्ती करता है, तो यह सिर्फ चयन करता है संघ लोक सेवा आयोग, न कि ये नियुक्ति करता है। आ रहा समझ में? तो इसने जो सफल अभ्यर्थी थे उन्हें चयनित किया और चयनित करने के बाद में हमारे संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ये राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया जाता है और राष्ट्रपति फिर इस पूरी लिस्ट को या फिर इस पूरी रिपोर्ट को या प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखवाते हैं। संसद में चर्चा होती है और संसद के द्वारा जब इसे पारित कर दिया जाता है तो फिर हमारे राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते हैं और जैसे ही राष्ट्रपति इस चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट पर सिग्नेचर करते हैं तब जाकर सभी अधिकारियों की नियुक्ति होती है। तो जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं होती है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा संघ लोक सेवा आयोग तो सिर्फ चयन करता है परंतु नियुक्ति करने का अधिकार हमारे भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है फ्रेंड? तो इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का हमारा यह सेशन समाप्त होता है। ठीक है, और इसका संघ लोक सेवा आयोग यहाँ पर समाप्त हो चुका है। इसके बाद का जो बचा हुआ टॉपिक है वह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है, जैसे संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, और इसके बाद में इन आयोगों से संबंधित, सिविल सेवाओं से संबंधित कुछ समितियां और आयोगों का गठन किया गया है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।